हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों पेमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल डेफिनेशन पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट क्या होता है, तो पेमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पेमेंट क्या होता है? पेमेंट वो हार्ड सरफेस होता है जिसे हम डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस पे लेट करते हैं, जो व्हीकल का लोड कैरी करके उनको क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेमेंट बोलते हैं। अब पेमेंट्स में भी आपको डिफरेंट टाइप देखने मिलेंगे, जिसमें पेमेंट के दो मेन टाइप्स कौन से होते हैं? एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होता है रिजिड पेमेंट। अब इन दोनों पेमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अब हम इन दोनों पेमेंट्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं डिफरेंट पॉइंट के बेसिस पे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक फॉर्मेशन। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट किसको बोलते हैं? तो जो हमारा बिटुमिनस पेमेंट होता है, जो बिटुमिन और असफाल्ट से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट। और जो हमारा कॉन्क्रीट पेमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रिजिड पेमेंट। जो कॉन्क्रीट मटेरियल से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड पेमेंट। सेकंड देख लेते हैं हम डिजाइन के बेसिस पे। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका डिजाइन किसके बेसिस पे किया जाता है? जो उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उसकी कंपोनेंट लेयर होती है, जैसे सब बेस, सब ग्रेड, सरफेस बेस, इनकी जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बेसिस पे फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन किया जाता है। और रिजिड पेमेंट किसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है? रिजिड पेमेंट को डिजाइन किया जाता है उसके स्लैब एक्शन के बेसिस पे और उसके फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ के बेसिस पे रिजिड पेमेंट को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो जो हमारा फ्लेक्सुलर पेमेंट होता है उसका जो फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है, और जो रिजिड पेमेंट होता है उसका जो फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब यहाँ पे आपको एक टर्म देखने मिल रही है फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो हमारा पेमेंट है उसके ऊपर जितना लोड आ रहा है, जितने लोड को वो कैरी कर सकता है, उस लोड को कैरी करने के बाद उसमें जो आपको डिफॉर्मेशन देखने मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका जो फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट। क्योंकि जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन किसके बेसिस पे किया जाता है? जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लेयर रहती है, जो लोड को ट्रांसफर करती है, उसके बेसिस पे उसका डिजाइन किया जाता है। जबकि जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसकी फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिजिड पेमेंट होता है वो मेनली किसके बेसिस पर डिजाइन किया जाता है? उसके स्लैब एक्शन के बेसिस पे या उसके फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही रिजिड पेमेंट को डिजाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बेसिस पे। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, जो उसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के। और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसका जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के। लेकिन जो रिपेयर या मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट का ज़्यादा होता है, और जो रिजिड पेमेंट होती है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों वाइस वर्सा है। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो कम होता है, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम रिजिड पेमेंट के केस में देखें तो उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरफेस लेयरिंग। तो जो सरफेस होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, यानी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो मेन सरफेस होता है टॉप का, उसे हम डायरेक्टली लेट नहीं कर सकते सब ग्रेड पे। उसके लिए हमें सब बेस भी रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा सरफेस होता है वो पहले सब बेस पे आता है, उसके बाद आपको सब ग्रेड देखने मिलेगा। लेकिन रिजिड पेमेंट के केस में आपको सब बेस देखने नहीं मिलता है। आपका जो सरफेस होता है उसे हम डायरेक्टली लेट कर सकते हैं सब ग्रेड के ऊपर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम जॉइंट्स के बेसिस पे। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें आपको किसी भी टाइप के जॉइंट नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें आपको जॉइंट देखने मिलेंगे। यानी जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें आपको एक्सपांशन जॉइंट्स नहीं देखने मिलेंगे, जिनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? समर के टाइम में, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जब आपको एक्सपांशन जॉइंट्स की नीड पड़ती है। लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको ये देखने नहीं मिलेगा। लेकिन रिजिड पेमेंट में क्या होता है? आपको एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं समर के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सपांशन जॉइंट देखने मिलेंगे। इसलिए रिजिड पेमेंट में जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्लेक्सिबल पेमेंट में जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। अब देख लेते हैं हम सबग्रेड कैसा होना चाहिए दोनों पेमेंट्स के लिए। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसके लिए हमें एक अच्छे सबग्रेड की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो किसके बेसिस पे होता है? इसके लेयर के बेसिस पे होता है, और इसका डिजाइन भी इसी चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन रिजिड पेमेंट के केस में ऐसा हमें जरूरी नहीं कि जो हमारा सबग्रेड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसकी जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है उसके फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो उसके कंपोनेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग ही होता है, इसलिए उसमें हमें अच्छे सबग्रेड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो कम ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के।
लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम थिकनेस के बेसिस पे कि कौन से पेमेंट में हमें कितनी थिकनेस रिक्वायर्ड होती है। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हमें एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के, लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है उसकी थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम रिपेयर वर्क के बेसिस पे। तो जो रिपेयरिंग वर्क किया जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में वो ईजी होता है, लेकिन जो रिजिड पेमेंट में रिपेयरिंग वर्क किया जाता है वो थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें अगर आपको गड्ढे वगैरह देखने मिलते हैं तो हम उसको डायरेक्टली भर सकते हैं एस्फाल्ट या बिटुमिन के मिक्सर से और उसको डायरेक्टली रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो कंक्रीट और स्टील से मिलकर बना होता है और साथ में उसमें जॉइंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए जब उसका रिपेयर वर्क किया जाता है उसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जॉइंट को कोई नुकसान ना हो, या कोई स्टील बार से उसे भी हमको ध्यान में रखना पड़ सकता है कि उस पे ऊपर कोई अफेक्ट ना हो। इसलिए जब भी हम कंक्रीट पेमेंट या रिजिड पेमेंट के लिए रिपेयरिंग वर्क करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ता है, इसलिए जो उसका रिपेयरिंग वर्क होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें आपको इस टाइप का कोई चीज़ नहीं देखने मिलेगी, उसका जो रिपेयरिंग वर्क होता है वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के। अब देख लेते हैं हमें जो लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्या स्किल होनी चाहिए। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें मॉडरेट स्किल या लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है, यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें हाई स्किल लेबर नहीं रिक्वायर्ड होगा और डायरेक्टली उसका वर्क करेगा। उसको जैसा बता दिया जाएगा यहाँ से आज तक आपको इतना बिटुमिन डालना है और उसको रोल करना है, ये उसको बता दिया जाएगा, वो कर लेगा ईजिली। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें हमको हाई स्किल और हाई सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, हमें उसमें स्टील प्रोवाइड करने पड़ती है। तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टील के बीच में स्पेसिंग सही है कि नहीं सही है, उनकी जो मैश बनी है वो सही है, उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग सही है, कौन से ग्रेड का हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, उनका मिक्सचर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए हमें उसमें हाई स्किल लेबर और सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा, उसमें हमें मॉडरेट टाइप के लेबर रिक्वायर्ड होंगे, उनकी जो स्किल होगी वो मॉडरेट होगी तो भी हमें चल जाएगा, लेकिन ऐसा उसमें कंपलसरी नहीं है कि उसमें हमें हाई स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड होगा। अब हम देख लेते हैं रोलिंग सरफेस। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसके बन जाने के बाद उसकी सरफेस को रोल किया जाता है रोड रोलर की हेल्प से। ये आपने देखा होगा जो हमारे बिटुमिनस रोड होते हैं तो उसके ऊपर हम रोड रोलर को चलाते हैं ताकि जो उसका सरफेस है अच्छे से लेवल में आ जाए और उसके जो ग्रेन है आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए। इसलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट पे रोड रोलर चलाया जाता है, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट में रोलिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिजिड पेमेंट के केस में आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो हमारा कंक्रीट रोड है उसके बनने के बाद उसके ऊपर रोड रोलर चलाया जा रहा हो, ऐसा आपने नहीं देखने मिला, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए जो हमें रोलिंग सरफेस की जरूरत पड़ती है वो किस में पड़ती है, ओनली फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेकिन रिजिड पेमेंट में आपको रोलिंग सरफेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम रोड को कब यूज़ कर सकते हैं उसके बनने के बाद। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसके बनने के 24 घंटे के अंदर, यानी वो ट्रैफिक के लिए डायरेक्टली खुल जाएगा उसके बनने के 24 घंटों के अंदर। लेकिन आपको रिजिड पेमेंट के केस में ये देखने नहीं मिलेगा, जब तक जो हमारा रिजिड पेमेंट है उसकी अच्छे से क्यूरिंग नहीं की जा सकती, जब तक वो उसकी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर लेता तब तक वो रोड ओपन नहीं होगा यूज़ के लिए। यानी लगभग हमें 14 डेज रिक्वायर्ड होंगे उस रोड को ओपन करने के लिए अच्छे से, क्योंकि 14 डेज तक उसकी अच्छे से क्यूरिंग की जाएगी तभी वो रोड ओपन होगा पब्लिक ट्रैफिक के यूज़ के लिए। इसलिए अगर हमें कहीं अर्जेंट रोड की रिक्वायर्ड होगी तो वहाँ पे हम कौन सा रोड बनाना प्रेफर करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट वाला। और अगर किसी प्लेस पे हमें अर्जेंट रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हमें ऐसा रोड चाहिए जो लंबे टाइम तक टिके और अच्छी स्ट्रेंथ वाला हो, तो वहाँ पे हम कौन सा रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंक्रीट पेमेंट वाला रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी रिजिड पेमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है इन पेमेंट्स की। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, जो हमारा सबग्रेड होगा उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी फ्लेक्सिबल पेमेंट की स्ट्रेंथ। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती है सबग्रेड की स्ट्रेंथ पे, उसकी स्ट्रेंथ कभी डिपेंड नहीं करेगी सबग्रेड की स्ट्रेंथ पे। किसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसकी सबग्रेड के स्ट्रेंथ पे। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं ट्रैफिक सूटेबिलिटी के ऊपर। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो हर टाइप के ट्रैफिक के लिए सूटेबल होता है, लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो आयरन व्हील वाले व्हीकल्स के लिए यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर वो यूज होगा तो उस पर नॉइज आपको ज़्यादा देखने मिलेगी और आपको स्क्रैचेस भी देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोड ट्रांसफर, और ये अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, तो अभी आपको एक और बार समझा देता हूँ मैं। जो लोड ट्रांसफर होता है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट के बीच में वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, यानी उसका लेयर टू लेयर उसका लोड ट्रांसफर होता है। जो व्हीकल का लोड हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट पे आता है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट से कहाँ जाएगा, उसके सब बेस पे जाएगा, सब बेस से सब ग्रेड पे जाता है, उसका जो लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है। लेकिन आपको रिजिड पेमेंट के केस में ये देखने नहीं मिलेगा, जो उसका लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन नहीं होता है, वो उसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या स्लैब एक्शन पे डिजाइन किया जाता है, इसलिए आपको रिजिड पेमेंट में ये प्रॉपर्टी देखने नहीं मिलेगी। अब देख लेते हैं लोड का क्या इफेक्ट आता है हमारे इन पेमेंट्स के ऊपर।
तो जब व्हीकल्स का लोड हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट पे इफेक्ट करता है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको इसका क्या इफेक्ट देखने मिल सकता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो जब भी लोड एक्ट करेगा फ्लेक्सिबल पेमेंट पे तो उस लोड को एडजस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या करता है, थोड़ी देर के लिए उसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है, लेकिन जो इसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए आपको इसमें इस टाइप की प्रॉपर्टी देखने मिलेगी, यानी इस पर जो लोड आएगा उस लोड को बराबर कैरी करने के लिए क्या करता है, थोड़ी देर के लिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाता है, जिससे लोड क्या अच्छे से कैरी हो सके और नॉर्मल लोडिंग आ सके उसके ऊपर। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक बीम की तरह एक्ट करता है, और जो उस पर डिफॉर्मेशन आता है उसको वो रजिस्ट कर देता है, उसमें आपको इस टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं देखने मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर वेरिएशन का। तो जो हमारे बिटुमिनस रोड होते हैं उस पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन के अंदर स्ट्रेस वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा, यानी जो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें जो आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने मिलेगा उसकी वजह से स्ट्रेस वेरिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें अगर आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने मिल रहा है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे आएगा, स्ट्रेस वेरिएशन पे आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइफ स्पान। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका लाइफ स्पान कम होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के, ये लगभग आपको 15 ईयर्स का इसका लाइफ स्पान देखने मिलेगा। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के, उसका लाइफ स्पान आपको अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स तक का देखने मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्यूरिंग। तो क्यूरिंग किस में ज़्यादा लगेगी, क्यूरिंग का टाइम ज़्यादा लगता है रिजिड पेमेंट में, लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो क्यूरिंग टाइम होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के, और जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्यूरिंग के लिए, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस नाइट विजिबिलिटी के ऊपर। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो नाइट विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि हम उसमें एस्फाल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आपको नाइट विजिबिलिटी किस में ज़्यादा देखने मिलेगी, हमारे रिजिड पेमेंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम ग्लेयर के बेसिस पे। तो ग्लेयर क्या होता है, जब सरफेस पे कोई लाइट पड़ती है उसका जो आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेयर बोलते हैं। तो सनलाइट की वजह से, यानी दिन के समय में आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट पे कोई ग्लेयर देखने नहीं मिलेगा सनलाइट की वजह से, लेकिन कॉन्क्रीट में आपको क्या होता है, ग्लेयर देखने मिलता है, इसलिए रिजिड पेमेंट में आपको ग्लेयर देखने मिलेगा सनलाइट की वजह से। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं मटेरियल के बेसिस पे। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो मेन मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, एग्रीगेट, बिटुमिन, एस्फाल्ट, ये टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें आपको कॉन्क्रीट और स्टील ही देखने मिलेगा मेन मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में वो कम होता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है रिजिड पेमेंट के केस में वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स या कंपोनेंट होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पेमेंट के ऊपर। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो हाईली सेंसिटिव होती है अगेंस्ट ऑयल के, हीट के, ग्रीस के और जो अदर केमिकल्स आते हैं उनके अगेंस्ट हाईली सेंसिटिव होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होती है वो इन सभी को रजिस्ट कर देती है, जो ऑयल होगा, जो हीट होगी, जो ग्रीस होगी या जो केमिकल इफेक्ट होंगे उन सभी को रजिस्ट कर सकती है हमारी रिजिड पेमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड के बेसिस पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में अगर हमारी जो सबग्रेड है उसमें अगर आपको कोई डिफॉर्मेशन देखने मिलता है तो उस डिफॉर्मेशन का इफेक्ट आपको सबबेस और बेस पे भी देखने मिल सकता है इन फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में। लेकिन जो रिजिड पेमेंट होती है अगर उसके सबग्रेड में कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है तो उसका इफेक्ट आपको सरफेस पे या उसकी जो अपर लेयर है उस पर आपको देखने नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट और आखिरी डिफरेंस देख लेते हैं हम इन दोनों पेमेंट के बीच में कंफर्टनेस के बेसिस पे। तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ट्रेवल के लिए, लेकिन जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है वो कम कंफर्टेबल होता है ट्रेवल के लिए। तो ये सारे मेन डिफरेंस थे फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच में। अब आखिरी में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सा पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कंक्लूजन में आपको जितने भी पॉइंट के बेसिस पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा उसमें आखिरी में यही कंक्लूजन निकालते हैं हम कि जो हमारा रिजिड पेमेंट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे यूज़ के लिए, क्योंकि जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें अगर सबग्रेड में कोई डिफॉर्मेशन आता है तो उसके अपर लेयर पे आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा। इसमें हम एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो ही हाई होता है, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है। इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसका जो डिजाइन होता है वो किसके बेसिस पे बनाया जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, इसलिए इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी हाई होती है और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी हाई होती है, और इसमें नाइट विजिबिलिटी भी हमें अच्छी देखने मिलती है, इसलिए रिजिड पेमेंट एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन कई प्लेस और कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि हमें वहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट भी वहाँ पे प्रोवाइड करना कंपलसरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट भी खराब ऑप्शन नहीं है एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट के। लेकिन जहाँ हमें जिस रोड की जरूरत होगी हम वहाँ पे उस टाइप का पेमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यही हम आखिरी में कंक्लूजन निकालते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पेमेंट ज़्यादा सूटेबल होगा, आप कौन सा पेमेंट कंस्ट्रक्ट करवाना चाहेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और आपको इन दोनों पेमेंट्स के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना,
साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।